हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एंडोस्पर्म और मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो को पढ़ लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड, है ना। तो आज हम सीड को पढ़ेंगे और इसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, फ्रूट की स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सब हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीड। सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, मेल गेमिट और जो एक सेल है अगर वो फ्यूज करते हैं तो फिर ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का। ठीक है, तो इस तरह से जो सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सीड को हम और क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, अब देखो सीड के स्ट्रक्चर देखते हैं तो सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। तो ये हमने किसका डायग्राम लिया है यहाँ पर? कैस्टर सीड, है ना, कैस्टर सीड। ठीक है, अब देखो कैस्टर सीड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जनरली जो सीड्स होते हैं उनमें बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? कोट पाया जाता है ना, कवरिंग पाई जाती है। तो इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कवरिंग है सीड कोट, सीड कोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सीड कोट है वो दो कवरिंग्स से मिलकर बनता है, दो लेयर्स पाई जाती हैं। तो बाहर की तरफ जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टा, है ना, और अंदर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? टैगमेन, है ना। ये जो दोनों लेयर्स हैं टेस्टा और टैगमेन, ये क्या है? सीड कोट का पार्ट। ठीक है, जो क्या काम करती है? इस सीड को प्रोटेक्शन देती है ना। जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनमें सीड की प्रोटेक्शन करती है ताकि ये डैमेज ना हो और इसका डिस्पर्सल आसानी से हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अंदर सीड कोट के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ये क्या है? एंडोस्पर्म, है ना। तो ये एंडोस्पर्म कैस्टर सीड में परसिस्ट करता है सीड फॉर्मेशन के बाद भी, है ना। तो आगे हम देखेंगे अभी कि कौन से सीड्स में ये परसिस्ट करता है। ठीक है, सभी सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, है ना, जबकि यहाँ पर कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड कोट के नीचे। ठीक है, और इसके अलावा सीड में क्या पाए जाते हैं? कोटिलीडन्स, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? यहाँ पर कोटिलीडन। ठीक है, और कोटिलीडन में यहाँ पर ये जो नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? रेडिकल। ठीक है, और सबसे नीचे एक स्पॉन्जी आउटग्रोथ होती है, इस स्पॉन्जी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? कैरंकल। ठीक है, ये कैरंकल किसकी स्पॉन्जी आउटग्रोथ होती है? तो स्पॉन्जी आउटग्रोथ किसकी आउटग्रोथ होती है? ऑफ इंटेगुमेंट्स, है ना। जो इंटेगुमेंट्स हमने पढ़ी थी ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, तो वो इंटेगुमेंट्स ग्रोथ करती है बाहर की तरफ, है ना, और किसका फॉर्मेशन करती है यहाँ पर? कैस्टर सीड में कैरंकल का, है ना। कैरंकल क्या काम करता है यहाँ पर? ये जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस समय वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो क्या काम है इसका? एब्जॉर्ब वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो सीड कोट है किससे बना है? इंटेगुमेंट्स से, है ना। यानी जो इंटेगुमेंट्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करती है? सीड कोट का। ठीक है, यहाँ पर जो टेस्टा है वो किससे बनता है? आउटर इंटेगुमेंट से, और टैगमेन इनर इंटेगुमेंट से। ठीक है, जो कि ओव्यूल में हमने पढ़ी थी, है ना। यानी पूरा ओव्यूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का। ठीक है, तो ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा? सीधा फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड का। ठीक है, और इसके अलावा और सीड में हमें बाहर से क्या दिखता है? तो जैसे ये क्या है? बीन, है ना, फली का बीज होता है ना।
तो इसमें हम क्या देखते हैं बाहर की तरफ, यहाँ पर एक डार्क सा यानी डॉट सा निशान होता है। ये किसका निशान है? हाइलम का, है ना। हाइलम यानी जो ओव्यूल है वो ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ रहता है? फ्यूनिकल से, है ना। तो कहाँ पर जुड़ता है फ्यूनिकल ओव्यूल के? हाइलम वाले रीजन से, ठीक है। तो ये हमें सीड में बाहर से दिखता है। इसके अलावा हाइलम के नीचे, है ना, एक छोटा सा छिद्र होता है, पोर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोर, है ना। यानी माइक्रोपाइल होता है ये, है ना, छोटा सा एक स्मॉल पोर होता है ये, है ना। तो माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? यहाँ पर फंक्शन क्या है इसका? क्या फैसिलिटेट करता है ये? फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ, किसके एंट्री फैसिलिटेट करता है ये? ऑक्सीजन एंड H2O, है ना। तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस दौरान जो ऑक्सीजन और H2O है वो सीड के अंदर कैसे जाती है? माइक्रोपाइल से होते हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके अलावा सीड में, कुछ सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिस्पर्म, है ना। तो पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसिलस, है ना। जो हमने ओव्यूल में न्यूसिलस पढ़ा था, है ना, तो वो न्यूसिलस सीड में परसिस्ट करता है ना। यानी सीड का फॉर्मेशन होने के बाद भी वो जो न्यूसिलस है वो नष्ट नहीं होता और सीड में रहता है, ठीक है। तो उस परसिस्टेंट न्यूसिलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? जैसे एग्जांपल की बात करें तो ब्लैक पेपर में, है ना, ब्लैक पेपर में पाया जाता है, जो काली मिर्च होती है ना। और इसके अलावा जो बीट पाया जाता है, बीट रूट बोल सकते हैं, है ना, उसमें, या चुकंदर बोलते हैं इसको हिंदी में, उसमें ये पेरिस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। अब देखो सीड्स दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स, है ना। किस बेसिस पर? कि उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो पहला टाइप है नॉन एल्बुमिनस सीड, है ना, या इसको और हम क्या बोल सकते हैं? एक्स एल्बुमिनस सीड, है ना। तो इस सीड में क्या देखने को मिलता है? ये जो सीड होता है यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय पूरा यूज हो जाता है। तो इस प्रकार के सीड में जो एंडोस्पर्म है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो नो रेजिड्यूल एंडोस्पर्म, है ना, एंडोस्पर्म, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन से सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, या कौन से सीड्स को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं? तो जो पी है ना, ग्राउंडनट, ठीक है। दूसरा टाइप है यहाँ पर एल्ब्यूमिनस सीड्स, एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है? यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी, यानी जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो सीड में ये प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिडुअल एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? जैसे कैस्टर, है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा है कैस्टर, और वीट, है ना, और मेज एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एंडोस्पर्म सीड में बचा है, तो ये एंडोस्पर्म जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस दौरान यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो जो सीड डोरमेंसी है वो क्या है? ये एक प्रकार की फेज होती है ना, फेज होती है। तो इस फेज में क्या होता है?
जो सीड है उसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना, एक्टिविटीज़ इन सीड। ठीक है, तो जब सीड में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है तो उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। ठीक है, यानी इस फेज़ में जो सीड है वो डोरमेंट फेज़ में रहता है ना, जर्मिनेशन नहीं होता है उसका। ठीक है, तो नो जर्मिनेशन, है ना, नो जर्मिनेशन। ठीक है, तो जब सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो हम उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो इस वजह से जो किसान होते हैं वो सीड्स को लंबे समय तक स्टोर करके रख पाते हैं उनकी डोरमेंसी की वजह से। ठीक है, अगर सोचो सीड्स में डोरमेंसी नहीं होती तो वो जैसे ही प्लांट से अलग होते तो जर्मिनेट हो जाते ज़मीन पर गिरते ही, है ना। तो उन सीड्स का हम फूड के रूप में यूज़ नहीं कर पाते, है ना, और फूड की कमी हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से सीड डोरमेंसी ज़रूरी है जब हम फूड या सीड्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे वीट है ना, तो वीट का जो सीड है उस सीड को हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको हम स्टोर करके रखते हैं साल भर तक, तो साल भर तक ये स्टोर यानी एक जगह पड़ा रहता है तो जर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम वीट को या और भी जो सीरियल्स हैं उनको स्टोर कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो सीड डोरमेंसी हट जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ सीड्स ऐसे हैं जो लंबे समय तक डोरमेंट स्टेज में रह चुके हैं, है ना, तो उनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ल्यूपाइन सीड, है ना। तो जो ल्यूपाइन सीड है उसकी अगर हम डोरमेंट ईयर्स की बात करें तो वो कितने हैं, 10,000 ईयर्स, है ना। 10,000 ईयर्स तक ये किस में रहा, डोरमेंट स्टेज में। ठीक है, तो जब इसको खुदाई करके निकाला गया, है ना, आर्कटिक टुंड्रा से, कहाँ से खुदाई करके निकाला इसको, आर्कटिक टुंड्रा से, है ना। तो आर्कटिक टुंड्रा से इसको खुदाई करके निकाला गया, है ना। तो वहाँ पर ये जो सीड मिला था वो कितना पुराना था, 10,000 ईयर्स, और फिर बाद में इसको जर्मिनेट किया गया। तो इस सीड ने किसका फॉर्मेशन किया, प्लांट का। ठीक है, यानी प्लांट बन गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि 10,000 साल में भी ये जो ल्यूपाइन का सीड है ये खराब नहीं हुआ, है ना। और कौन से स्टेज में रहा, ये डोरमेंट स्टेज में। ठीक है, किसकी वजह से, सीड डोरमेंसी की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीसीज बच जाती है सीड डोरमेंसी की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है डेट पाम सीड, है ना। तो डेट पाम का सीड कितना पुराना प्राप्त किया गया, 2000 साल पुराना, है ना। ठीक है, कहाँ से खुदाई करके निकाला गया इसको, जो किंग हेरोड्स पैलेस है वहाँ से इसको खुदाई करके निकाला गया। ठीक है, और ये 2000 साल बाद भी किसका फॉर्मेशन करा, प्लांट का। ठीक है, तो इस तरह से सीड्स में सीड डोरमेंसी पाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट। तो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरली जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ना। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ओवेरी है वो किस में बदल जाएगा, फ्रूट में, है ना। ओवेरी फूल जाएगा और ये ओवेरी किस में बदल जाएगा, फ्रूट में। तो जनरली अधिकतर प्लांट्स में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो फ्रूट्स हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, है ना, कि उनमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला हम देखते हैं इसमें फॉल्स फ्रूट। तो जो फॉल्स फ्रूट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द ripened
ओवेरी विद सम अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पर फाल्स फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जनरली जो ओवेरी है वो फूल जाता है, पक जाता है ना। ओवेरी तो पकता ही है, उसके साथ साथ जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी फूल कर मोटे हो जाते हैं, है ना। जैसे थैलेमस, है ना, तो थैलेमस फूल कर मोटा हो जाता है और ये जो फ्रूट हमें दिखता है उसमें ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन सा है? जैसे एप्पल, एग्जाम्पल क्या है फॉल्स फ्रूट का? एप्पल। ठीक है, तो एप्पल में बाहर का पार्ट जो हम खाते हैं वो किसको खाते हैं? थैलेमस को, है ना। यानी वहाँ पर थैलेमस फूल कर मोटा हो जाता है और उस थैलेमस के नीचे क्या पाया जाता है? ओवेरी। ठीक है, तो जो भाग हम खाते हैं वो अधिकतर कौन सा होता है? थैलेमस। ठीक है, इस तरह से पेडिकल भी फूल जाता है ना। तो ये फूले हुए भाग किससे जुड़ जाते हैं? ओवेरी से। ठीक है, और उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एप्पल के अलावा और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे स्ट्रॉबेरी, है ना, और कैशू एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे कौन से फ्रूट्स हैं? फॉल्स फ्रूट्स। दूसरा टाइप देखते हैं हम, ट्रू फ्रूट। तो जो ट्रू फ्रूट है वो केवल किससे बनता है? ओवेरी से, है ना। ओवेरी फूल कर मोटा हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद और किसका फॉर्मेशन करता है? फ्रूट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं जब ट्रू फ्रूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो किस किस में पाया जाता है ये? मोस्ट प्लांट्स में। ठीक है, जो मोस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ये इस तरह से जो ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो हम फ्रूट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर किसका फ्रूट है? एप्पल, एप्पल। ठीक है, एप्पल फ्रूट, है ना। तो एप्पल फ्रूट कौन सा है? फॉल्स फ्रूट। और ये कोकोनट है यहाँ पर। ठीक है, तो कोकोनट ट्रू फ्रूट में आता है। तो दोनों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ओवेरी की स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ओवेरी इसमें अंदर प्रेजेंट होता है एप्पल में। ठीक है, तो ये बाहर जो लेयर दिख रही है ये लेयर किसको शो कर रही है? यहाँ पर ओवेरी की लेयर को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोकार्प। ठीक है, एक्सोकार्प, ये ओवेरी की लेयर है ना। इसी तरह से जो कोकोनट का फ्रूट है उसमें बाहर ये जो ग्रीन लेयर हमें दिख रही है ये क्या है? एक्सोकार्प। ठीक है, अब एक्सोकार्प के नीचे दूसरी लेयर पाई जाती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? मीजोकार्प, है ना। तो मीजोकार्प अगर हम कोकोनट में देखें तो मीजोकार्प कौन सी होती है? जो हम फाइब्रस कोटिंग देखते हैं, है ना, जो रेसे हम प्राप्त करते हैं कोकोनट से, तो वो किस लेयर से प्राप्त होता है हमें? मीजोकार्प से। तो बाहर ये फाइब्रस कोटिंग आप देख रहे हो, है ना, इस तरह से फाइबर्स निकले रहते हैं, है ना, एक्सोकार्प के नीचे। ठीक है, तो ये फाइबर्स किसको शो कर रहे हैं? मीजोकार्प को। ठीक है, और इसी तरह से मीजोकार्प के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? एंडोकार्प। ठीक है, तो एंडोकार्प हम अगर कोकोनट में देखें तो कोकोनट में कौन सी होती है? जब हम मीजोकार्प को यानी फाइब्रस कोटिंग को हटा देते हैं तो जब उसको हटाने के बाद ये हार्ड कोटिंग हमें प्राप्त होती है ना। इस तरह से हमें हार्ड कोटिंग प्राप्त होती है ना। ठीक है, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? जो हम चटक खाते हैं, है ना, एंडोस्पर्म, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये जो हार्ड कोटिंग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? एंडोकार्प। ठीक है, और इस एंडोकार्प के नीचे क्या प्रेजेंट होता है कोकोनट में? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो वाइट सा पार्ट देख रहे हो चटक, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक है,
तो ये हुई अपनी कोकोनट की बात, है ना। और अब हम वापस एप्पल में जाते हैं। तो एप्पल में हमने फ्रूट्स की तीनों लेयर्स को पढ़ लिया, ओवेरी में जो लेयर्स होती हैं, है ना। एंडोकार्प के नीचे क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये लोक्यूल, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, लोक्यूल, ठीक है। और इस लोक्यूल में ये क्या लगे हुए हैं, सीड, ठीक है। और सबसे बाहर का जो फ्लेसी पार्ट है जिसको हम खाते हैं, ये जो पूरा फ्लेसी पार्ट देख सकते हो यहाँ पर जिसको हम खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, थैलेमस, ठीक है। क्या है ये, थैलेमस। तो ये थैलेमस फूलकर मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एप्पल का फ्रूट है वो फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर ये क्या निकल रहा है, पेडिकल, ठीक है। और सबसे पेडिकल के अपोजिट साइड में देखें तो इसमें कैलिक्स अटैच रह जाता है ना, फ्रूट से, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट क्या है यहाँ पर, कैलिक्स। तो ये है अपनी सीड की स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, है ना। तो उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। ये फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर एक सेल का क्या नहीं होगा, एक सेल में क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज नहीं करेगा, तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो नो सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो ओवेरी है वो बिना फर्टिलाइजेशन के किस में बदल गया, फ्रूट में, ठीक है। और ये जो फ्रूट है वो ऐसा फ्रूट होगा जिसमें कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, नो सीड्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, एग्जाम्पल जैसे बनाना, है ना। तो बनाना को आप देख सकते हो, उसमें कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वो जो बनाना हम खाते हैं वो फूला हुआ ओवेरी होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के फूल जाता है, ठीक है। तो बनाना क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ऐसी प्रोसेस जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस है उसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, है ना। ग्रोथ हार्मोन पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एग्जांपल्स की हम बात करें तो जैसे ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन ने भी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करता है ना। इसके अलावा जिब्रेलिन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स जो पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेसी फ्रूट्स होते हैं। फ्लेसी फ्रूट्स में जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एट्सेट्रा, है ना। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट कम होता है, तो उनको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये अपना फ्रूट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सीड है ना, इस सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फिर भी सीड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो कैसे होगा सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पर जो एग सेल है वो कैसी होगी, डिप्लॉइड, ठीक है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि एग सेल एम्ब्रियो सेक में कैसी होती है, हैप्लॉइड, पर यहाँ पर जो एग सेल है वो कैसी है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो डिप्लॉइड एग सेल बिना मियोसिस के किसका फॉर्मेशन करेगी, सीड का, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेगी, सीड का फॉर्मेशन करेगी विदाउट मियोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें,
तो कुछ स्पीसीज हैं जैसे स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी, है ना, एंड ग्रासेस। ठीक है, तो ग्रासेस और एस्ट्रेसी फैमिली की जो स्पीसीज हैं उनमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर देखो जो एपोमिक्सिस है वो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में वेरी यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो कैसे यूज़ होता है उसको हम अब डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है कि जो किसान है वो जब लोकल सीड्स को उगाता है, जो लोकल प्लांट्स के सीड्स हैं जब उसको उगाता है, तो ये सीड्स लो प्रोडक्टिविटी देते हैं, है ना, लो प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी ज़्यादा फसल की पैदावार पाने के लिए किसान क्या करता है, हाइब्रिड सीड खरीदता है बाज़ार से। ठीक है, तो जैसे ही किसान ने हाइब्रिड सीड उगाए, है ना, हाइब्रिड सीड्स, तो इन हाइब्रिड सीड्स से क्या बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे, और उन प्लांट्स में वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं ये तो जो मार्केट से खरीदे गए हैं किसान के द्वारा, ये तो अच्छी पैदावार देंगे, और इन्हीं हाइब्रिड प्लांट्स से जो सीड्स बने हैं अगर उनको वापस किसान उगाएगा तो वो लो प्रोडक्टिविटी देंगे, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो सीड्स बने हैं हाइब्रिड प्लांट्स से, उन सीड्स में हाइब्रिड कैरेक्टर्स नहीं रहे, यानी कम हो गए। ठीक है, तो क्या होता है जब हाइब्रिड सीड्स से जो प्लांट्स बनते हैं, अगर उन प्लांट्स के सीड्स को हम बार बार उगाते हैं, है ना, यानी जनरेशन टू जनरेशन अगर उगाते हैं, तो क्या होता है कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलग होते जाते हैं। क्यों अलग होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं ये किसी दूसरे लोकल प्लांट्स से फर्टिलाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन हाइब्रिड प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन लूज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, किसान कैसे बच सकता है इससे। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लांट्स बनेंगे, है ना, ये यहाँ पर हाइब्रिड सीड से क्या बने, प्लांट्स बने। अब इसी प्लांट से ऐसा सीड बनाए जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो, है ना, सीधा बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के इसी प्लांट से सीड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है दूसरे प्लांट का वो इस प्लांट की एग सेल से नहीं मिला, है ना, यानी दूसरे प्लांट के कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं आए, और इसी हाइब्रिड प्लांट में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में ट्रांसफर हो गया, आगे सीड में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सीड बनेगा यहाँ पर, और इस सीड से जो प्लांट्स बनेंगे वो कैसे प्लांट्स होंगे, एपोमिक्टिक प्लांट्स, है ना, या एपोमिक्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो कौन से प्रोसेस के द्वारा बने हैं, एपोमिक्सिस, है ना, यानी ऐसे सीड्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं, और वो सीड्स से वापस किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्लांट्स का। ठीक है, तो इस तरह से जो एपोमिक्सिस है वो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स के कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये गलत हो गया है तो इसको हम सही कर लेते हैं, एम्ब्रियो, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल, तो एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज का जब डेवलपमेंट होता है, बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनी का कारण क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कारण। तो जब प्रो एम्ब्रियो बनता है ना, यानी जाइगोट बना, और जाइगोट्स या उससे आगे जो 4 सेल्स या 8 सेल्स की स्टेज है उसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। तो प्रो एम्ब्रियो में जब क्लीवेज हो जाता है, ठीक है, जैसे ये क्या बना यहाँ पर, प्रो एम्ब्रियो, और इसमें ये क्लीवेज हो गया और ये 2 पार्ट्स में बट गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो भाग है ये अलग एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करेगा, है
है ना, और ये वाला भाग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से एक ही ओव्यूल में 2 एम्ब्रियो बन गए या एक से अधिक एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। तो इस वजह से पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। और दूसरा कारण है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी अदर सेल अलोंग एक सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल, यानी एक सेल तो एम्ब्रियो बनाएगी, उसके साथ साथ जो एम्ब्रियो सेक में अदर सेल्स हैं, है ना, जैसे सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो ये जो सिनर्जिड सेल है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल से बनने वाला एम्ब्रियो है वो डिप्लॉइड भी हो सकता है और हैप्लॉइड भी हो सकता है। तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो कब बनेगा, जब सिनर्जिड सेल जब मेल गैमेट से फ्यूज करेगी, है ना। तो ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉइड, यानी 2n होगा, ठीक है। जब मेल गैमेट सिनर्जिड सेल से नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये जो सिनर्जिड सेल है वो सीधे ही किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। तो इस तरह से एक सेल के अलावा जो एम्ब्रियो सेक में अदर सेल्स हैं वो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। अगला कारण है फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियो सेक्स इन एन ओव्यूल। अगर ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो सेक्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो हर एम्ब्रियो सेक अलग से किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो सेक होंगे और एम्ब्रियो सेक किसका फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो का, ठीक है। अगला कारण है बाय एक्टिविटी ऑफ स्पोरोफाइटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल्स, है ना। तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक सेल्स कौन सी है ओव्यूल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC बोलते हैं उसको, है ना, एंड जो न्यूक्लियस सेल्स हैं, न्यूक्लियस सेल्स ये कैसी होती हैं, 2n होती है ना, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये किसका फॉर्मेशन करती है, सीधा एम्ब्रियो का, ठीक है। तो इस तरह से ओव्यूल में इन स्पोरोफाइटिक सेल्स की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, है ना, जो किसको कोज करते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी को, ठीक है। अब देखो पॉली एम्ब्रियोनी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला सिग्निफिकेंस है इसमें एडवेंटिव एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम न्यूक्लियस आर सिमिलर टू मदर प्लांट, यानी यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप होंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियो किसको बोलेंगे, ऐसा एम्ब्रियो जो किससे डेवलप हुआ हो, न्यूक्लियस की सेल से, है ना। न्यूक्लियस सेल जब किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो का, तो उस एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये एडवेंटिव एम्ब्रियो जो मदर प्लांट है उसके बिल्कुल सिमिलर होता है, समान होता है, ठीक है। अगर मदर प्लांट अच्छे कैरेक्टर्स वाला है तो मदर प्लांट सेम उसके जैसे कैरेक्टर्स वाला नया ऑफस्प्रिंग प्लांट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो मदर प्लांट से सीधे किस में आ जाएंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियो या एडवेंटिव एम्ब्रियो से बनने वाले प्लांट में, ठीक है। दूसरा है एम्ब्रियोज डेवलप्ड फ्रॉम न्यूक्लियस आर डिजीज फ्री, है ना। जो न्यूक्लियस से डेवलप होने वाले एम्ब्रियोज हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। अगर प्लांट में जैसे कोई प्लांट है उसमें डिजीज़ लगी हुई है, ठीक है, और उस डिजीज़ प्लांट से हमें एक नया प्लांट बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं उनका कल्चर करवाते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं ये फिर कल्चर करके आगे फिर किसका फॉर्मेशन करेगी, न्यू प्लांट्स का, ठीक है। तो इस वजह से डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से जो लेमन की वेराइटीज़ हैं, है ना, उनके हम वायरस फ्री क्लोन्स बना सकते हैं, है ना, ठीक है। लेमन की वेराइटीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर लेमन के जो प्लांट्स हैं उनमें वायरस डिजीज़ लग जाती है, ठीक है। तो उस लेमन के प्लांट से हमें वायरस फ्री डिजीज़ क्लोन्स बनाने हैं। तो ये जो न्यूक्लियस हैं ये ही हमें वायरस फ्री क्लोन्स बना के देते हैं, ठीक है। जो कैसे बनते हैं, वो न्यूक्लियस के कल्चर के द्वारा, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियोस पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।